आज हम आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर जो 16th ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स हैं उसका जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, घटता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता घटता है, या और सा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ता घटता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो इस तरह से होगा 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो n का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि n का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब 15th ग्रुप से 16th ग्रुप की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं तो इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। बट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 15th ग्रुप से 16th ग्रुप में, तो 16th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। सेकेंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी इन देयर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, तो उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब होता है कि किसी भी आइटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हम लोग सीधे देख लें कि जिस एटम का साइज जितना ही बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं और ग्रुप में कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ड्यू टू क्या कारण होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस। इससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाएगा। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब 15th ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो 16th ग्रुप का एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप। इसके पीछे क्या कारण होता है, देख लीजिए। जैसे नाइट्रोजन है, इसमें क्या होता है 7 1s2 2s2 2p3। अगर हम लोग 16th ग्रुप का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उस पीरियड का कंपेयर करते हैं तो 1s2 2s2
2p4। ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। 2p3। ये क्या है? हाफ फील्ड से एक ज़्यादा है। तो ये क्या है? स्टेबल ऑर्बिटल है, स्टेबल। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल है। यही कारण है कि ये स्टेबल है, और स्टेबिलिटी के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू पर्टिकुलर इन द केस ऑफ 16th एंड 15th ग्रुप, द आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। मतलब 16th ग्रुप का एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा 15th ग्रुप के एलिमेंट से क्या होगा? कम होता है। कारण इसके पीछे क्या है? यही हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता घटता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो अब हम लोग थर्ड में देख लें। थर्ड में मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम क्या होगा? मेटेलॉइड। और जो पोलोनियम होगा ये क्या होता है? मेटल होता है। ये क्या हो गया? नॉन मेटल। दो कौन कौन? ऑक्सीजन एंड सल्फर। सेलेनियम और टेलुरियम आर मेटेलॉइड एंड पोलोनियम इज मेटल। कहने का मतलब होता है कि मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंटल पोजीशन, एलिमेंटल स्टेट क्या होगा? तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या होगा? O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सल्फर S8, सेलेनियम Ac8, टेलुरियम T8, यही होता है। मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो आइटम होता है, और इसमें क्या होता है? एस में 8, सेलेनियम में 8 और टेलुरियम में 8। यही होता है इसका एलिमेंटल पोजीशन। और इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं कि सल्फर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ये एस, एट हो गया। यही होता है। एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। कितना होता है? 107 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 204 पिकोमीटर। और ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। इसको हम लोग क्या कह सकते? एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें सल्फर का कितना आइटम होता है? 8 आइटम होता है। यही हो गया एलिमेंटल पोजीशन। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं इसका डिफिनीशन कि अगर किसी बॉन्ड के अंदर टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ,
मतलब जिसका साइज जितना ही छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटा साइज किसका है? ऑक्सीजन का है। सबसे बड़ा साइज कितना है? पोलोनियम का है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, और सबसे कम होगा पोलोनियम होगा। कहने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बटम, फ्रॉम टॉप टू बटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। उसी तरह से अगर हम लोग आगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो रेडियस चूंकि घटता है, इसलिए 15th ग्रुप के सापेक्ष कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में 16th ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। कारण क्या है कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है नाइट्रोजन से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम लोग देखें एक टर्म 6th में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग डिफिनीशन देते हैं कि अगर किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो एक चीज़ और हम लोग देख लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का लगाव किसके पास ज़्यादा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि फ्रॉम टॉप टू बटम जाते हैं तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। लेकिन याद रखना, जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा सल्फर का, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा सल्फर का इस ग्रुप में होता है। ऑक्सीजन का जबकि साइज छोटा होता है। तो इसका पीछे कारण क्या है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और छोटा जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, जिसका साइज ऑक्सीजन के सापेक्ष क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम लोग याद रखेंगे कि क्या कारण है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है लेकिन कम होना चाहिए था। तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होती है। सल्फर और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बराबर ही होगा, लेकिन साइज छोटा होने के कारण ऑक्सीजन जो करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी कम शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ड्यू टू द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही कारण है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से क्या होता है? कम होता है। तो ये फ्रॉम टॉप टू बटम जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है डिक्रीज करता है, मतलब सल्फर के बाद सीधे डिक्रीज होना प्रारंभ हो जाता है। ये होगा बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम लोग 7th में पढ़ें ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देख लें, ऑक्सीजन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आउटर मोस्ट, तो 2s2 2p4 होगा। अगर सल्फर का वही करते हैं तो 3s2 3p4 होता है। इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अब हम लोग ये देख लें कि अगर हम बॉक्स वाइज इसको दिखलाएं, मतलब अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब ये क्या करेगा? 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा किसी के साथ मिलकर। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। किस कंडीशन में? एक ही कंडीशन में,
OF2 के केस में। कारण इसके पीछे का है कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? पर ऑक्साइड के केस में, पर ऑक्साइड के केस में। अब -2 कब करेगा? ऑक्साइड के केस में। ये देख लीजिए। +2 कब शो करेगा? जब OF2 होगा। -2 को शो करेगा जब ऑक्साइड के केस में, जब किसी से दो मेटल से किसी दो मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेगा तब -2 शो करेगा। -1 कब शो करेगा? जब पर ऑक्साइड लीकिंग इस तरह से हो, उस कंडीशन में। मतलब ऑक्सीजन -2, +2 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन ये क्या होगा? +4 नहीं शो करता सकता है, +6 नहीं शो कर सकता है। कारण क्या है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, क्योंकि n=2 है तो l बराबर 0 और 1 की संभावना होती है। मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी रह सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑर्बिटल नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि ये अपने कोवैलेंसी को +4 या +6 नहीं कर सकता है। लेकिन वही सल्फर के केस में अगर हम लोग देखते हैं, इस कंडीशन में क्या शो करेगा? +2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। -2 भी ये शो करता है जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में 1, 2, 3, 4 अनपेयर्ड है तो +4 शो करता है। और ये भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है डी ऑर्बिटल में, +6 को शो करेगा। मतलब +2 भी शो कर सकता है, +4 भी और +6 भी। मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट जो सेलेनियम, टेलुरियम भी ऐसा काम कर सकता है क्योंकि उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन शो कर सकते हैं। कारण क्या है कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए +2, +4, +6, -2 भी शो कर सकता है जब किसी मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेता है। मतलब सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। एक चीज़ और हम लोग याद रखें कि ये जो टेंडेंसी होती है फ्रॉम टॉप टू अगर बटम जाते हैं तब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती चली जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब अगर हम लोग +6, हम लोग क्या देखें कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं +4 और +6 दोनों शो कर सकते हैं, +4 एंड +6। लेकिन +4 शो करने की टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। ये क्या होगा? +6 जो शो करने की टेंडेंसी होगी क्या होगी? घटते चली जाती है इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कारण क्या होता है इसमें? इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी हम लोग समझ लें कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वो कैसा कंपाउंड होगा? कोवैलेंट नेचर का होता है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एलिमेंट, वो क्या करता है? वो कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर होता है। आगे बढ़े 8 में। नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है ये देख लीजिए। ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या काम करते हैं? जैसे चूंकि नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है तो आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए Na2S, ZnS, ये क्या होता है? आयनिक नेचर का होगा। ये क्या होगा? आयोनिक नेचर का होगा।
अगर हम लोग SO2 देखते हैं, अगर हम लोग H2S देखते हैं तो ये कैसा होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा। मतलब ये दोनों तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक और कोवैलेंट दोनों तरह का। 9th में देखेंगे हम लोग द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन, अगर हम लोग देख लें कि ये जैसे कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन देख, ये कार्बन ये सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ भी, टेल्यूरियम के साथ भी, सॉरी, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ये एलिमेंट। टेंथ में काइटेनेशन प्रॉपर्टी, ये देख लीजिए ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण इसमें पी पाई ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करता है, डज नॉट शो एलोट्रॉपी, सॉरी डज नॉट शो काइटेनेशन प्रॉपर्टी। लेकिन वही सल्फर AC8 के रूप में शो, AC8 TE8 इस तरह से यह पाया जाता है। मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8 होती है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल कोबॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ये काइटेनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। लेकिन ये सब क्या करता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम क्या करते हैं, ये काइटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी में हम लोग देखते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी तो जानते ही हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स which have dissimilar physical properties but they have similar chemical properties। तो इस एलिमेंट्स के इस ग्रुप के जितना भी एलिमेंट्स हैं सब एलोट्रॉपी के फेनोमेना को शो करते हैं। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स में इस तरह का प्रॉपर्टी हो जाएगा कि सारा एलिमेंट्स उस ग्रुप का एलोट्रॉपी के प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब सबके एलोट्रॉप्स होते हैं कोई ना कोई। तो वो कौन सा ग्रुप है, यही 16th ग्रुप। अब देख लीजिए 12th में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो MP एंड BP क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के पीछे क्या कारण है कि उसका क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ते चला जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। इसलिए क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अब हम लोग ये देख लेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में ये जो
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होने का क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? उसकी एटॉमिसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 के रूप में। मतलब दोनों के मास में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, इसलिए सल्फर का और ऑक्सीजन के बीच जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेज होता है, ज़्यादा होते के कारण क्या है? उसकी एटॉमिसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, लेकिन सल्फर में क्या होते हैं? 8 होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के सापेक्ष सल्फर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। अब लास्ट में हम लोग देख लें, हमेशा कई एग्जामिनेशन में पूछा है, ऑक्सीजन जो होता है O2 ये पारामैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक। इसी तरह से S2 भी क्या होता है? पारामैग्नेटिक। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा है ये ज़्यादातर। लेकिन S8 जो होता है ये क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक। तो याद रखना है O2 and S2 are paramagnetic in nature and S8 is डाईमैग्नेटिक इन नेचर। बस आज इतना ही। थैंक्स।